अब यहाँ पे पहला तो हमने निकालना सीख लिया, जैसे टी हमने निकालना देखा, एल हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे आ जाती है बात, ये इसको मैं भी रब कर दे रहा हूँ बिकॉज ये यहाँ पे नीचे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि इनको निकालना कैसे है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड कहाँ होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो T1 T2 है इसको हम लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं, लॉन्ग कॉर्ड। तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, लॉन्ग कॉर्ड तुम्हारा क्या एल है, L/2 ये है, L/2 ये, तो टोटल तो एल हो गया ना। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अभी हमने L/2 का वैल्यू निकाला था। तो L/2 जो था वो कितना आया था, R साइन डेल्टा बाय 2 आया था, यानी कि अगर मुझे L निकालना है तो वो 2R साइन डेल्टा बाय 2 आ जाएगा, है ना। बड़ा आसान है। चलो ये आ गया, समझ में आ गया होगा सभी को। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ m, स्मॉल m। इस स्मॉल m को हम कहते हैं मिड ऑर्डिनेट, इसको रब करता हूँ, स्मॉल m मिड ऑर्डिनेट। अब ये मिड ऑर्डिनेट जो है इसको कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे एक चीज देखो भाई, यहां तक इस जगह तक तो रेडियस है ना सारा का सारा, और यहाँ इस जगह तक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यानी कि अगर मैं ये जो बेस है, ये बेस माइनस कर दूं आर में से, रेडियस में से, तो मेरे पास स्मॉल एम आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। समझ में आ रहा है सभी को। ये एम इक्वल्स टू, तुम देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक बेस है, ये कहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये तुम्हारा बेस है, ये बेस है, और ऊपर इसको देखो मैं लाइट ब्लू से शेड कर दे रहा हूँ, इतना हिस्सा जो है नीचे तक अगर मैं मिला दूं तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा रेडियस है। यानी कि स्मॉल एम जो है मेरा, रेडियस माइनस बेस हो जाएगा, रेडियस माइनस बेस। तो रेडियस माइनस अब बेस, ये कितना होगा, एंगल तुम्हारे पास में ये है यहाँ पे Δ/2, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे R cos Δ/2, यानी कि R बाहर हो गया 1 माइनस कॉस Δ/2। लो जी, स्मॉल एम भी आ गया मेरा। जस्ट अ सेकेंड। अब मिड ऑर्डिनेट के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। कहां से कहां तक हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो यहां इस जगह से लेकर के यहां तक हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस होगा, इस जगह तक। तो अब हम इसके लिए क्या कर लेते हैं कि यहां हमारे पास में ये तो सारा का सारा आर है ना, ये तो आर है हमारे पास पूरा। तो यहां एक ट्रायंगल हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रायंगल ले लेता हूं अपना, बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले रहा हूं। ये है I T1O, ठीक। तो यहाँ इस जगह में इस तरीके से यहाँ पे कहीं कर्व आ रहा है, यहाँ इस जगह, और तुम्हें ये इतना डिस्टेंस चाहिए एक्सटर्नल डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ नीचे तक ये है रेडियस। तो तुम क्या करोगे, अगर सारा ये जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज तुम्हें अभी दिख रहा है, इस हाइपोटेन्यूज में से तुम सबट्रैक्ट कर दो तुम्हारा रेडियस, तो तुम्हारा ई आ जाएगा, सिंपल एकदम। इसके लिए हम क्या करते हैं, E इक्वल्स टू IO माइनस R, ये तुम्हारा रेडियस है, ठीक। अब ये IO कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक बार देख लो, ये एंगल तुम्हारे पास में है Δ/2, तो ये वैल्यू अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास में आ रहा है। तो अगर मैं cos Δ/2 अप्लाई करूं तो ये मेरा क्या होगा, तुम्हारा बेस यहाँ पे कितना है, बेस तुम्हारा आ रहा है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना है IO, है ना। तो IO यहाँ पे कितना हो जाएगा, या R sec Δ/2 हो जाएगा। देन हमारा E जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, R sec Δ/2 माइनस R, दैट मीन्स R sec Δ/2 माइनस 1, ये तुम्हारा E आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नल डिस्टेंस का। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक्सटर्नल डिस्टेंस के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है चेनेज ऑफ T1 एंड T2। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चेनेज ऑफ T1 एंड T2, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है चेनेज का। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है चेनेज, चेनेज ऑफ T1 एंड T2। तो यहाँ पे T1 ये रहा, और T2 तुम्हारा ये रहा यहाँ पे।
तो चेनेज का मतलब क्या है ये चेनेज? तो चेनेज होता है, थोड़ा सा नाम से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चेन जो है वो कितना एक तरीके से यूज यहाँ पे हो रहा है। चेनेज में क्या होता है कि T1 डिस्टेंस तक, यहाँ पे ऊपर ही देख लो, T1 डिस्टेंस तक तुम्हारी जितनी भी चेनेज थी, उसमें अगर मैं ये लेंथ ऑफ द कर्व जो है ये ऐड कर दूं तो मेरा यहाँ पे T2 आ जाएगा। तो मुझे यही चेनेज यहाँ पे निकालना है। यानी कि अगर T2 का चेनेज कहे तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए देखो यहाँ पे ये लिखा है, चेनेज ऑफ T2 इक्वल्स टू चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व। और ऐसे चेनेज ऑफ T1 जो होगा वो क्या होगा, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I माइनस T। ऐसे भी किया जा सकता है, ये T1 का चेनेज निकल जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तुम्हारा T है इतना। तो T1 का चेनेज बड़े आराम से निकाला जा सकता है। T2 का चेनेज हम कैसे निकालेंगे, चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ द कर्व। और चेनेज ऑफ T1 कैसे निकालेंगे भैया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो तुम्हारा है I माइनस T, हम ये कर देंगे। तो इस तरीके से चेनेज निकाला जा सकता है। चेनेज भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हमारे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। उससे पहले कुछ और चीजें यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है हमारा, डिग्री के बीच में और रेडियस ऑफ कर्व के बीच में। तो एक हमारे पास में यहाँ पे आर्क डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन हमारे पास में आएगी, उनमें सबसे पहला है आर्क डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द आर्क क्या होता है, तो यहाँ देखो R इंटू डी इंटू पाई अपॉन 180। अब ये पाई अपॉन 180 क्या है, ये तुम्हारा रेडियन में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक, बिकॉज ये रेडियन में है ना, सॉरी ये डिग्री में है ना, डिग्री और रेडियस के बीच का एक रिलेशनशिप, ठीक। अब ये R इंटू डी क्या हो रहा है, आर के डेफिनेशन का क्या मतलब है वो भी तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ अभी ऊपर हमने देखा था, ऊपर आ जाओ, इसमें देखो, इसमें हमने क्या देखा था कि मुझे जब आर्क निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भैया, आर इंटू ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो यहाँ पे आर्क मुझे उसी तरीके से निकालना है इस जगह पे। ये आर्क डेफिनेशन में वही हो रहा है कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, आर्क निकाल रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे आर और डी यानी कि तुम्हारा डिग्री है, ये डी फॉर डिग्री, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया गया और वो किस में है, तुम्हारा डिग्री में थे, तो इसीलिए उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, बिकॉज डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकता। तो वो किसके बराबर होगा, आइदर 30 और 20 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक तुम्हारा ये है आर्क डेफिनेशन, ठीक है, रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास में यहाँ के बाद देखो, इस वाले के बाद में ये वाला, तो D इक्वल्स टू ये हमारे पास में 1718.87 अपॉन R, ठीक। अब ये क्या है, ये वाला है 30 मीटर चेन के लिए और ये है तुम्हारा 20 मीटर चेन के लिए, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे है 30 और 20, ये एक्चुअली में तुम्हारे डिस्टेंसेस हैं यहाँ पे मीटर में, ठीक। ये तुम्हारे कौन से डिस्टेंस है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क के बारे में हम बता रहे हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, राइट साइड में ये लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारा, ये तुम्हारा यहाँ पे रेडियस, ये तुम्हारा यहाँ पे डिग्री है, ये तुम्हारा यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, और ये तुम्हारा राइट साइड में लेंथ ऑफ आर्क है, या फिर जो अभी हमारा यहाँ पे लेंथ ऑफ तुम्हारा चेन है। तो एक 30 मीटर, एक तुम्हारा 20 मीटर। तो पहले हमने 30 मीटर के लिए किया, तो यहाँ पे हमारे पास में आया 1718.87 अपॉन में आर, थोड़ा सॉल्व किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे डी जो है हमारे पास में 1719 हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। उसी तरीके से 20 मीटर चेन के लिए देख लो, 1145 जो है ये 46 हो जाएगा, ये 20 मीटर चेन के लिए। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, एग्जाम में क्या होता है डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज पूछेंगे उसको, डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज जो है पूछेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कॉर्ड डेफिनेशन। अभी तक हमने देखा था अपना आर्क डेफिनेशन, यानी कि आर्क की मदद से हमने रिलेशनशिप देखा था। अब हम कॉर्ड डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि कॉर्ड जो है हमारा, देखो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा था यहीं पे तो था एक आर्क इस तरीके से, और ये यहाँ पे कॉर्ड है, ये जो है ये कॉर्ड। तो अब हम इस कॉर्ड का यूज कर रहे हैं, जो कॉर्ड यहाँ पे है ना, इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस कॉर्ड से हम यहाँ पे रिलेशनशिप निकालेंगे, इस रेडियस के बीच में और यहाँ पे डिग्री जो दी हुई है डी, उसके बीच में, इनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे निकालेंगे। तो कॉर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 मीटर का हम यहाँ पे कॉर्ड मान लेते हैं, वही चेंज जो है तुम्हारा 30 मीटर और 20 मीटर होता है, तो पहले यहाँ पे 30 मीटर मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, साइन डी अपॉन टू मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आधा है, ये 15 मीटर हो जाएगा। साइन डी बाय टू में अप्लाई करूंगा तो 15 अपॉन आर होगा, तो यहाँ से सिर्फ जो मेरा डी है वो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स 15 अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन को काफी
स्मॉल एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे d/2 के लिए ये वाला जो रिलेशनशिप है इस तरीके से बन जाता है, d/2 गोस टू 15/r, तो यहाँ पे d जो है वो 30/r बन जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, चूंकि ये डिग्री में है तो उसको हम जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो ये 1719/r आता है, यानी कि सेम चीज जो ऊपर थी वही यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये है, नोट करके देखो यहाँ पे क्या है, सिंस डिग्री ऑफ कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डिग्री ऑफ कर्व क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ऊपर भी यही आया था नीचे भी यही आया था। देयरफॉर फॉर फ्लैटर कर्व, तो इसी वजह से फ्लैटर कर्व के लिए, देखो अब फ्लैटर कर्व होगा तो फिर वहां पे क्या होगा, फ्लैटर कर्व के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व है वो क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। फ्लैटर कर्व है दैट मींस वहां पे क्या है, रेडियस नहीं है ना, फ्लैटर कर्व है यानी कि वहां पे रेडियस नहीं है, एक तरीके से कहने की बात है, रेडियस इनफाइनाइट है वहां पे, है ना, रेडियस क्या है वहां पे, इनफाइनाइट है। तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो जो डिग्री है तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, फ्लैटर कर्व के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। एंड फॉर शार्प कर्व डिग्री ऑफ कर्व विल बी लार्ज। ठीक है, शार्प कर्व के लिए जो डिग्री होगी वो लार्ज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, ये अंडरस्टूड भी है। चलो हमने यहाँ पे डेफिनेशन हमने समझ ली, आर का डेफिनेशन समझी, कॉर्ड डेफिनेशन हमने समझी, उसी तरीके से 20 मिनट के लिए भी, सॉरी मीटर के लिए भी यहाँ पे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखो, इसमें सेटिंग आउट ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आए हैं वो तुम बताता हूँ। गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ईएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, और अब तो जो है एसएससी जेई में भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, अब यहाँ, ठीक, अब इसमें सेटिंग आउट ऑफ कर्व देखो कैसे करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो सेटिंग आउट ऑफ कर्व में क्या होता है, एक प्रोसेस है लोकेट करने का वेरियस पॉइंट को। ठीक है, कहाँ पे लोकेट किए जाते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स, अलोंग द लेंथ लोकेट किए जाते हैं। ठीक है, अलोंग द लेंथ यानी कि जो कर्व की लेंथ होगी उस पर लोकेट किया जाता है। अब कैसे लोकेट किया जाता है, यानी कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हम एक तरीके से निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, और नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ऐसे निकाले जाते हैं कि हमें ये पता चलता है कि चेन एक बार यहाँ तक कंप्लीट हुई, फिर दूसरी बार यहाँ तक, फिर ऐसे थर्ड टाइम यहाँ तक। तो यहाँ पे सपोज करो 3 नंबर आया है, यानी कि 3 बार कंप्लीटली चेन ने क्या किया, मेजर किया। तो यही होता है सेटिंग आउट ऑफ कर्व, इस तरीके से यहाँ पे नंबर हम निकालते हैं। अब ये सारा का सारा बताऊंगा इसको कैसे किया जाता है, आगे देखो। एंड ऐड कॉन्वीनियंट डिस्टेंसेज, और कॉन्वीनियंट डिस्टेंसेज जो होते हैं उनको ऐड कर जाते हैं। आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट अलोंग द कर्व इज कॉल्ड एज पैग इंटरवल। तो यहाँ पे पैग इंटरवल क्या होंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव जो तुम्हारे पॉइंट्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पैग इंटरवल। ठीक है, जनरली जो पैग इंटरवल है वो 20 मीटर और 30 मीटर का होता है। शार्प कर्व के लिए ये और भी छोटा हो सकता है। ठीक, ये चीज याद रखें। तो इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक, सेटिंग आउट ऑफ कर्व में होता क्या, अब करा कैसे जाता है वो तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक कर्व मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये तुम लोगों के सामने एक कर्व है। इस कर्व में यहाँ पे पॉइंट है T1 और यहाँ पे एक पॉइंट है T2, जो हमारा अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना एक कर्व, उसमें T1 T2 दो पॉइंट्स थे, वही यहाँ पे T1 T2। तो T1 तक जो हमने मेजरमेंट किया तो वहां पे आया है मेरे पास 1540 मीटर, और उसको मैंने कहा है चेन एज ऑफ T1 इक्वल्स टू 1540 मीटर, उसको मैंने चेन एज कर दिया। ऐसी चेन एज जो है मेरे पास T2 तक, वो भी मुझे पता है वो कितना है, 2080 मीटर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेन एज करना है। अब सेटिंग आउट ऑफ कर्व मतलब करना है, तो पैग इंटरवल और चेन लेंथ उसने हमें दिया 30 मीटर, दैट मीन्स हर 30 मीटर के गैप पे यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक तरीके से अपना सेटिंग करूंगा मैं। अब देखो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस एक्चुअली में हमारे पास में है वो कितना है, T2 और T1 के बीच का सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। तुम देख सकते हो डिफरेंस मैंने निकाला, तो 2080 माइनस 1540 किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, 540 मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ इस जगह पे 540 मीटर डिस्टेंस है, यानी कि इस जगह के बीच में यहां से लेकर के यहाँ तक जो पूरा का पूरा कर्व है ये कितना है, 540 मीटर का है। अब देखो नेक्स्ट, जो तुम यहाँ पे पहला देख रहे हो, टू मेक द फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व एज फुल स्टेशन दैट इज मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेशन पहला कर्व बनाना है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर्व होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ तक तुम्हारा क्या हो, 30 मीटर की तुम चेन यूज कर रहे हो ना, तो 30 मीटर तुम्हारा एग्जैक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। ये वो इस चीज को कह रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 30 ले लेता हूँ तो फिर आगे क्या होगा, और कुछ चेंज हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे ये वाली जगह 30 मीटर से कम हो गई है ना, हो सकता है ना, ऐसा कम हो सकती है।
तो यहाँ यही हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है कि कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे कम नहीं होगा। ठीक, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो हमने ये हो गया। नेक्स्ट देखो, देयरफॉर नेक्स्ट चेन एज ऑफ 1540 हैज कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 30 विल बी 1560 मीटर। अब देखो ये कैसे उसने कह दिया, इसके बारे में बता देता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि 30 मीटर का हमारा क्या है, चेन लेंथ है या फिर पैग इंटरवल है, तो यहाँ पे 1540 उसने हमें क्या दे दिया, हमारा चेन एज दे दिया। ठीक है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ 30 देखते हैं। ठीक, इन टर्म्स ऑफ 30 हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर मैं 30 का मल्टीपल यहाँ पे कुछ लेता हूं तो ये 1560 मीटर पे आकर के रुकेगा, यानी कि चेन जो है कंप्लीटली यहां तक मेजर करेगी, है ना। इसका मतलब यहाँ इसके T1 के और 1540 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। पहली चीज ये मेरे को पता चली है। अब चूंकि यहाँ 1560 आ चुका है, तो यानी कि इसके बाद के जितने भी आएंगे वो 30 के टर्म्स में ही चलेंगे, आराम से 30 के टर्म्स में चलते रहो ऐसे। तो 30 के टर्म्स में जब मैं चल रहा हूं, तो अब हम यहाँ पे ऐसे ही एक यहाँ पे जाकर के रुक जाएंगे। कैसे रुकेंगे, कैसे पता चलेगा, वो भी बताता हूँ। अब जो सबसे पहला मेरा यहाँ पे चेंज हुआ था 1560 मीटर जो आया था, उसको मैं यहाँ पे C1 नाम दूंगा। ठीक है, उसको मैंने क्या नाम दिया, C1 मैंने यहाँ पे नाम दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से 30-30 करते करते मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ तक का जो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 540 मीटर था। तो इस 540 मीटर में से 20 मीटर तो यहीं पे यूटिलाइज हो चुका है ना, 20 मीटर यहीं पे यूटिलाइज हो चुका है, तो यानी कि बच गया कितना भैया, 520 मीटर बच चुका है। तो इस 520 मीटर को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 30। किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ 30 अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। तो 520 मीटर कितने 30 को प्रॉपरली कंज्यूम कर लेगा, वो अब हमें यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया 540 में से 20 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जो T1 का चेनेज था और 1560 था, तो वो हमारा यहाँ पे उसी तरीके से 20 आया है। 520 को मैंने 30 से डिवाइड किया, इससे मुझे पता चल रहा है कि 17.33 आ रहा है। दैट मीन्स 17 टाइम्स वो कंप्लीटली 30 लेगा। उसके बाद का जो बचेगा वो क्या करेगा, उसके बाद का हम छोड़ देंगे, वो अलग से काउंट होगा। अब देखो कैसे, तो यहाँ पे मेरा ये C1 हुआ, यहाँ पे 30 आया, ऐसे यहाँ पे 30 आया, तो इस तरीके से आते आते यहाँ इस जगह पे कहीं पे ये C18 कहलाएगा, बिकॉज C1 के बाद में 17 टाइम्स आ रहा है ना, C18 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो कि C18 तक कितनी वैल्यू जो है हमारी बैठ रही। तो 17 इंटू 30, ये हमारे पास में कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 510। ठीक है ना, 510 यहाँ तक। तो इस जगह से इसने जो डिस्टेंस यहाँ तक कवर करा, ये कवर करा उसने 510 मीटर। अब टोटल था 540, 510 और 20 ये इतना हमारा कवर कर चुके हैं, यानी कि 540 में से 510 और 20 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बच गया यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर। दैट मीन्स ये जो इतना यहाँ का आगे का डिस्टेंस है ये है 10 मीटर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक तो 10 मीटर और एक 20 मीटर, ये दो चीजें बच गई। तो सेटिंग आउट ऑफ कर्व में यही होता है, ठीक है, जो एक तरीके से प्रॉपर नहीं आता वो हमें जरूर निकालना। तो यहाँ पे जो नहीं आया, कितने नहीं आए, एक शुरू में 20 मीटर का और एक लास्ट में 10 मीटर का, वो दो नहीं आए हैं, तो उनको हम कहते हैं सब कॉर्ड्स। उनको क्या कहते हैं, सब कॉर्ड्स। और जो बीच में 30 के एग्जैक्टली आ रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉर्ड्स। तो जो सब कॉर्ड्स हैं हमारे पास में वो आए हैं दो, तो हमें यहाँ पे यही बताना होता है नंबर ऑफ सब कॉर्ड्स कितने हुए, दो हुए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब कॉर्ड्स हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, दो हैं हमारे, और मिनिमम नंबर ऑफ सब कॉर्ड्स हमारे कितने हैं यहाँ पे, 0। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलो, यही हमें सेटिंग आउट ऑफ कर्व में बताना होता है। हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, और कुछ नहीं था। सेटिंग आउट ऑफ कर्व जो है हो चुका है, यही करना होता है सेटिंग आउट ऑफ कर्व। ठीक, जनरली फर्स्ट एंड लास्ट कॉर्ड विल बी सब कॉर्ड। जनरली क्या होता है, पहला और लास्ट वाला जो होता है कॉर्ड वो सब कॉर्ड होता है, और बाकी के सारे जो होते हैं वो फुल कॉर्ड होते हैं या फिर सिंपली कॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऐसी एक क्वेश्चन यहाँ पे जो नीचे है, जो नोट करके लिखा हुआ है, ये जो नोट करके मैंने बताया, ये एग्जैक्टली रिपीट हुआ था प्रीवियस ईयर। अब ये देख लो नोट करके क्या लिखा है, फिर डाउट्स भी लेते हो तुम लोगों के। इफ चेनेज ऑफ T1 इक्वल्स टू, चेनेज ऑफ T1 क्या होगा, देख लो मैं बताता हूँ। चेनेज ऑफ T1 का मतलब है लेंथ की बात कर रहा है, T1 की जो लेंथ है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ T1 ये कह रहा है वो, तो इसको हम कैसे निकालेंगे भैया, M का मतलब है तुम्हारे कॉर्ड्स कितने आ रहे हैं,
यानी कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने, जैसे कि ऊपर कितने 17 है ना, तो 17 तुम्हारे यहाँ पे कॉर्ड्स थे, ठीक है, 17 तुम्हारे यहाँ पे क्या थे, कॉर्ड्स थे। चेन तुम्हारी 30 मीटर थी, प्लस एन तुम्हारे क्या है, नंबर ऑफ तुम्हारे सब कॉर्ड्स हैं यहाँ पे, और लिंक, वो हर कोई जो लिंक आए हैं वो कितने आए हैं, क्या उनका डिस्टेंस है, तो इस तरीके से निकाला गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये भी मैंने समझा दिया कि ये कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो आगे इसने क्या कहा, देयरफॉर चेनेज ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड ऑन द कर्व विल बी, तो पहले पॉइंट पे जो चेनेज होगा वो कितना होगा, तो पहले पॉइंट पे जो चेनेज होगा वो देख लो, ये एम तो तुम्हारे पूरे पूरे यहाँ पे क्या आ चुके हैं, कॉर्ड्स आ चुके हैं, पहला पॉइंट है उसके बाद में पहला पॉइंट है, तो यहाँ m+1 हो जाएगा ना, ये तुम्हारा m+1 चेंजेस होगा, ठीक है, ये चीज होगी। बस इतना होता है सेटिंग आउट ऑफ कर्व में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिशन कर्व का। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है, ये एक ऐसा कर्व है जिसका रेडियस क्या है, वेरी कर रहा है ना। ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस, जो कि इंट्रोड्यूस कर किया जाता है किस किसके बीच में, एक स्ट्रेट लाइन के और सर्कुलर कर्व के बीच में। अब जो ट्रांजिशन कर्व है इसको हम प्रोवाइड करते हैं किस लिए, ग्रेजुअल चेंज के लिए, ताकि स्ट्रेट लाइन से एक सर्कुलर जो तुम्हारा कर्व होगा उसके बीच में एक ट्रांजिशन का काम कर सके। ट्रांजिशन क्या होता है भैया, एक फेज से दूसरे फेज में जाना, तो उसी के लिए ट्रांजिशन कर्व होता है कि एक स्ट्रेट लाइन से किसी दूसरे कर्व में जाना है तो उसके बीच में ट्रांजिशन कर्व लगा लो, ठीक है, ये होता है। बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करने का, तो सबसे पहली चीज, ये टेंजेंशियल होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के, और ये मिलना चाहिए किस पे, सर्कुलर कर्व पे टेंजेंशियली, ठीक, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे भी टेंजेंशियल हो और तुम्हारे कर्व पे भी टेंजेंशियली मीट करता हो। नेक्स्ट, अगर कर्व तुम्हारा, सॉरी तुम्हारा कर्वेचर जो है, तुम्हारा अगर कर्वेचर क्या है, 0 है, तो उस केस में तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक एंड पे तुम्हारा क्या होगा, जहां पे ये जाकर के मिलेगा उस जगह पे सर्कल जो तुम्हारा बन रहा है, जो तुम्हारा कर्व बन रहा है, उसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे सर्कुलर कर्व के बराबर होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है जो कि बड़ा अंडरस्टूड है, लेकिन इसको तुम छोड़ दो यहाँ पे, ये सब लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया इस तरीके से कि कंफ्यूज कर देगा ये। दोबारा बताता हूँ, कर्वेचर शुड बी 0, कर्वेचर जो है यहाँ पे कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि रेडियस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो एक एंड पे जहां पे ये मिल रहा है किस पे, सर्कुलर कर्व पे, इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस सर्कुलर कर्व के बराबर होना चाहिए। इट्स रेडियस शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, इसका रेडियस जो है किसके बराबर होना चाहिए, तुम्हारे सर्कुलर कर्व के रेडियस के बराबर होना चाहिए। एग्जांपल से बताता हूँ, तुम्हारा ये ट्रांजिशन कर्व है यहाँ पे, और इसका एक रेडियस होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा वैसा दूसरा कर्व है, ये दूसरा कर्व है तुम्हारा, और अगर इन दोनों को मिलना है इस जगह पे, तो यहाँ इस ट्रांजिशन कर्व का जो रेडियस है इस कर्व के रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो ये जो R1 और जो R2 है ना, ये R1 R2 बराबर होने चाहिए, ये चीज इसने कही, ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं। तो नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर अलोंग द ट्रांजिशन कर्व, तो जो तुम्हारा रेट ऑफ इंक्रीज है कर्वेचर का ट्रांजिशन कर्व के अलोंग, वो इक्वल होना चाहिए किसके, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन के, ठीक, ये भी याद रखना। ट्रांजिशन कर्व का जो रेट ऑफ इंक्रीज है कर्वेचर का, वो किसके बराबर हो, तुम्हारा सुपर एलिवेशन जो इंक्रीज हो रहा है जिस रेट से, उसके बराबर होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट बताता हूँ कहाँ पे आया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2 पॉइंट्स तो ये प्रीवियस ईयर में आया। नेक्स्ट, सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सुपर एलिवेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आउटर एंड है हमारा, वो रेज कर दिया जाता है, किसका आउटर एंड, रोड का जो आउटर एंड होता है वो रेज कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर कर दें, जो तुम्हारा इनर वाला साइड है उसके कंपैरिजन में आउटर वाला साइड थोड़ा सा ऊपर रेज कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले तो इस फिगर को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से जो बन रहा है, ये तुम्हारा रोड है। अब इस रोड पे तुम ऊपर देख सकते हो कि एक ये व्हीकल है, इस व्हीकल का जो डायरेक्शन है वो मूवमेंट का ये है जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पे, और ये तुम्हारा डिस्टेंस है जी, ये जो तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा एक जी डिस्टेंस है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा डब्ल्यू वेट है उसका व्हीकल का, पी तुम्हारा क्या है, ये मोमेंटम है ऐसे इस डायरेक्शन में, और ई जो तुम देख रहे हो ये वाली हाइट है जितना रेज किया गया है आउटर एंड तुम्हारा, ठीक। ये सब चीजें, यहाँ पे थीटा एक एंगल बन रहा है। अब हमें पता है मैकेनिक्स के थ्रू ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये इतना एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यही
जो तुम्हारे मैकेनिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं वो सब अप्लाई करना है। तो अब इसके लिए क्या होता है, ये वाला जो साइड तुम देख सकते हो ये पी cos थीटा है, और ये जो नीचे जा रहा है ये डब्ल्यू साइन थीटा है। ये जो फोर्सेज हैं, ऊपर जाने वाला पी cos थीटा, नीचे जाने वाला डब्ल्यू साइन थीटा। सब लोगों से रेजोल्यूशन करना आता है, तो ये रेजोल्यूशन किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। तो बैलेंस मुझे करना है यहाँ पे। बैलेंसिंग के लिए क्या हो रहा है, पी cos थीटा डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर हो रहा है, देख सकते हो तुम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से पी अपॉन डब्ल्यू टेन थीटा के बराबर आ गया। और पी अपॉन डब्ल्यू जो है वो सेंट्रीफ्यूगल रेशो होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। देखो अभी यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल, जो थीटा है तुम्हारा यहाँ पे बहुत ही छोटा है, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएंगे, यानी कि पी अपॉन डब्ल्यू जो तुम देख रहे हो वो थीटा के ही बराबर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो साइन थीटा तुम्हारा क्या है, यानी कि ये अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा इस एंगल के लिए अप्लाई करूँ तो ये पी अपॉन एच हो जाएगा, यानी कि ई अपॉन जी हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू ई अपॉन जी हो जाएगा। जी तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, जी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा। कैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, बिकॉज ऊपर वाले में क्या था, टेन थीटा था ना, यहाँ पे देखो टेन थीटा था, और यहाँ पे साइन थीटा है। हमने ये चीज जानी कि एंगल बहुत स्मॉल है, तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर है, तो इसीलिए ये पी अपॉन डब्ल्यू और ये जो ई अपॉन जी है, दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इस तरीके से जो मेरा ई है, जो सुपर एलिवेशन हो रहा है, वो मेरे पास में आ जाएगा, ई इक्वल्स टू पी जी अपॉन डब्ल्यू। और यहाँ पे आगे क्या होता है, मुझे एक चीज और पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है पी, ये किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। एम तुम्हारा क्या है यहाँ पे, मास है, वी तुम्हारा वेलोसिटी, आर तुम्हारा यहाँ पे क्या है, रेडियस। अब तो इस तरीके से यहाँ पे पी अपॉन एम जो होगा वो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये मास है, तो इसको मैंने वेट में कन्वर्ट करा, जी से मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे भी जी से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पी अपॉन डब्ल्यू जो है मेरा, वो किसके बराबर हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर हो गया। तो मैं क्या करूंगा अब, इस पी अपॉन डब्ल्यू की जगह पे वी स्क्वायर अपॉन आर जी लिख दूंगा। तो इसी तरीके से ई जो मेरा यहाँ पे आया है वो आया वी स्क्वायर जी अपॉन जी आर। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास में आ चुकी है। कौन कौन सी दो चीजें, वो मैं बता दे रहा हूँ। एक मेरे पास में यहाँ पे ये आया है जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मेरे पास में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो यहाँ पे आया पी अपॉन डब्ल्यू। ये दो चीजें मेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब जनरली स्पीड जो है व्हीकल की वो हमें पता ही होती है, और डिपेंडिंग ऑन द एरिया अवेलेबल, किस तरह का एरिया एरिया है, रेडियस ऑफ कर्व जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सुपर एलिवेशन है वो भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे, बट वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन कांट बी एज हाई एज पॉसिबल। तो अब होता क्या है कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू तो ज्यादा हम कर नहीं सकते, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिमिट कर देते हैं। और इस चीज को तो बड़े अच्छे से तुम लोग जानते हो, हाईवे में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जब स्पीड तुम्हारी, सॉरी, जो तुम्हारा सुपर एलिवेशन क्या होता है, एक लिमिटेड कंडीशन में पहुंच जाता है, एक लिमिटेड वैल्यू पे पहुंच जाता है, तब उस केस में हम स्पीड को लिमिट कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे सेशन एंड होगा अभी, नेक्स्ट सेशन में अभी आ जाना, फिर आगे बताता हूँ।